हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपकी सीटेट की कंटिन्यू क्लास चल रही है, जो आपका सीटेट जुलाई में होने वाला है। हम लोग लगातार एसएसटी अपने तैयार कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। आज हम लोग चैप्टर 8 पर हैं। ये है हमारा जो सिविक्स है, और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, बताता चलूँगा। आप लोग उनको अपने कॉपी और कलम लेकर के नोट्स बनाते चलिएगा। आपकी नोट्स आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। जितनी बढ़िया आपकी नोट्स होगी उतना ही बढ़िया एग्जाम के टाइम में आपका रिवीजन होता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं किस चीज़ से हमें यहाँ बात की जा रही है। टॉपिक है, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। अब ये लाइन याद रखिएगा, भारत में कितने ज़्यादा शहर हैं? 5,000 से ज़्यादा, और 27 महानगर हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शहर कितने हैं? तो शहर हैं भैया 5,000 से ज़्यादा। और महानगर कितने हैं? तो महानगर हैं 27। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर को आकर देखें, लोग क्या काम करते हैं। सब वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं। आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जहाँ मेरी मौसी की बहन रहती है। गिनी चुनी बार ही आई हूँ। बहुत बड़ा शहर है। जब एक बार मैंने यहाँ आया तो मेरी मौसी की बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गए। जैसे ही मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थे, ताकि लोग देख सके उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसी बगल फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क की दूसरी पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ठीक है, अभी इस कहानी को मैं बताऊंगा बच्चू मांझी की। ये आ सकता है। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों में ठसाठस भरी थी। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटी सी टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से था। सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार में जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर था। चलिए, ये है बच्चू मांझी, एक रिक्शा वाला है। मैं बिहार के गांव से आया हूँ, जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे वहाँ रहते हैं। ये कहानी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई यहाँ वो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बच्चू मांझू की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। कोई सेवा देता है, वे स्वरोजगार में लगे, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें और कैसे दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती, कभी कभी टूटने फूटे गत्ते के डिब्बे, बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेला या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेला वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वो अक्सर घर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करते हैं, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वहाँ ज़्यादा घर पर ही बनता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल गली और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रिकॉर्ड की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार करे जिससे उन पर प्रतिबंध लगा था। कानून में बदलाव आने पर उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान
बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएंगे। यह भी सुझाव कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो मुद्दे निर्णय लेती है। बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुली शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार थी। एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन उनसे पहले ही समय ले रखा था, वहाँ पहले पहुँच गई। उसने हमारी बारी ना जानी चली जाए। हमें थोड़ी देर के एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर उसके दांतों का निरीक्षण किया। दांतों का छेद भरने के लिए अगले दिन आने को कहा। बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहना पड़ रहा है। डॉक्टर ने यहाँ हमसे सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गए। कुछ सिले हुए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिल थे, हर मंजिल पर अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पहुँचे जहाँ लड़कियाँ कपड़े रखे हुए थी। ठीक है, बड़ी दुकान की चर्चा है, बहुत कुछ खास नहीं। यहाँ आपको समझना है बेसिक से। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कुछ खास नहीं। हरप्रीत बड़ी दुकान। पहले मेरे पापा चाचा छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्यौहार के समय मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। चलिए, वंदना। हम कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैं तरह तरह के फैशन कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहा कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के शहरों से जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, रेडियो चैनल विज्ञापन देते हैं। अभी तो शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के साथ मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना कई तरह के लोग हैं जिनके पास शहर के बजाय अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें व्यापार खुद संभालते हैं, किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। वे खुद की गई लोगों को मैनेजर सहायक की नौकरी पा रखते हैं। ये पक्की दुकानें हैं जिनके पास नगर निगम व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। पक्की दुकानों के पास क्या होता है? नगर निगम का लाइसेंस होता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नगर निगम में निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार को दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो कपड़े सिलने की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल दी। बस खचाखच भरी थी। स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरे बहन ने मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंचे, लोग उतरने लगे। हमने भी एक मोड़ पर उतर गए और जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ लोग टिके हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वे इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार थे, बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। मेरे बहन ने सुना कि लोग लेबर चौक कहलाता है। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री यहाँ भवन बना रहे होते हैं। वही मजदूरी करते हैं। कुछ बोझ ढोते हैं, ट्रकों के सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का भी काम करते हैं। ठीक है, याद करते चलिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन है चैप्टर, कुछ खास भी नहीं है, लेकिन अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग विभाग में थे। हमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न कभी खत्म होने वाली पंक्तियाँ हैं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उसे विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ जो है तरह के करके लगाए जा रहे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने निर्मला को एक ऐसी जगह पर पाया। वह मेरी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों को और जरी का काम कर देगी। चलिए, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोग गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर यह 9 बजे से काम शुरू करते हो 10 बजे रात में काम ख़त्म होता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब वह काम जल्दी कर लेती है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे में 280 रुपये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त काम करने पर 100 रुपये देर तक जो है मिलता है। जून
तक का काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मले की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना है जब मालिक को जरूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात पालियों की तरह 12-12 घंटे काम करते और उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने वाली मजदूरी भी नहीं मिल पाती। चलिए दफ्तर में आगे बात करते हैं। दफ्तर में क्या हाल है। मेरी मौसी सुधा विप्लवन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5 बजे पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा लिया। हमने बिल्कुल समय पहुंच गए। उनकी दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्ति की तरफ थे। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी मैनेजर का काम करते हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता सेल्समैन का निरीक्षण का काम करते हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते हैं। वे लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनका भुगतान इकट्ठा करते हैं। चलिए, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया था। वे हर हफ्ते भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, उनकी प्रगति की रपट लेती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर वे देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और अब बिस्कुट की कंपनी में स्थायी कर्मचारी हैं। वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। ठीक है। चलिए, बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत का ब्याज भी मिलता है। नौकरी में सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टे, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों को छुट्टी मिल जाती है। उनकी वार्षिक छुट्टी के लिए उन्हें कुछ दिन भी मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी थे जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी भागों में काम करते हैं जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार दफ्तर या फैक्ट्री के काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो जाए तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाल नहीं दिया जाता। आखिर दिन खत्म और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गए। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहर के जीवन को बनाए रखता है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।